ये कहानी ना सिर्फ ये बताएगी कि क्यों लिखना जरूरी है, ये कहानी ये भी बताएगी कि अगर आपको टॉपर बनना है, अगर करियर बनाना है, तो क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी बताएगी, कई बच्चे कहते हैं ना सर, बैकलॉग की बात कर रहे थे अभी, कि सर मैं भूल जाता हूं, मैं केमिस्ट्री पढ़ने बैठता हूं तो सर मैं भूल जाता हूं बहुत जल्दी। मेरे से मैथ्स हो जाती है, फिजिक्स में थोड़ा अच्छा रहता है, केमिस्ट्री में थोड़ा भूल जाता हूं। अरे भाई क्यों भूल जाते हो? आइए बताते हैं। एक एक शख्स थे, बस 2 मिनट की छोटी सी स्टोरी आपको समझा जाएगी। भाई एक शख्स थे, मिस्टर एच एम। क्लास के बाद चाहो तो गूगल पे सर्च करना। उन्हें, क्योंकि भाई मैं एक न्यूरो साइंटिस्ट हूं तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है, तो वो एच एम साहब जो थे, उनको क्या सीन था, जब छोटे थे, मतलब 12-14 साल की एज में, तो साइकिल से गिर गए तो उनके सिर पे चोट लग गई। अच्छा, अब उनको दौरे पड़ने लगे, फिट्स आने लगे। अब धीरे धीरे जब वो 17-18 साल के आसपास पहुंचे, तो फिट्स और दौरे इतने ज्यादा हो गए कि बड़ा कठिनाई हो गई थी दोस्तों। खाना खाएं और दौरा पड़ जाए तो गले में ही खाना फंस जाएगा, कहीं जा रहे हैं और फिट्स आ जाएं तो दिक्कत हो जाएगी। तो जब ये बहुत बढ़ गए तो उनके डॉक्टर ने ये सोचा कि चलो यार अब क्या करें। तो उन्होंने देखा कि दिमाग का एक हिस्सा होता है हिप्पोकैम्पस, ध्यान से सुनना, खासतौर पे जो बालक नीट वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही मजेदार बात है। हिप्पोकैम्पस, उन्होंने कहा यहाँ पर जब इनको दौरे पड़ते हैं तो इनके यहाँ पर एक्टिविटी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा हिप्पोकैम्पस निकाल लो। हिप्पोकैम्पस उन्होंने उनका सर्जरी करी, निकाल दिया। डॉक्टर स्कोविल थे वो। अच्छा, ऑपरेशन के बाद एचएम नॉर्मल थे, लेकिन एक समस्या थी। डॉक्टर स्कोविल ने अपनी असिस्टेंट्स जो उनके साथ काम कर रहे थे, डॉक्टर मिलर, उनको बुलाया और कहा देखो चलते हैं कि क्या एचएम के अंदर क्या प्रॉब्लम है। वो मिल के आए, एचएम बिल्कुल खुश थे, हाय हेलो करी। डॉक्टर मिलर बाहर आई, डॉक्टर स्कोविल से बोला कि भाई ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, आप तो कह रहे थे समस्या है, यहां तो कोई समस्या मुझे दिखी नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? कहते हैं 15 मिनट रुक जाओ, चलते हैं। वापस गए। 15 मिनट बाद जब वापस गए तो उनके सरप्राइज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उनको लगी। एचएम ये भूल चुके थे कि 15 मिनट पहले अभी वो डॉक्टर मिलर से मिले हैं। तब लोगों को समझ में आया कि ब्रेन का ये हिस्सा हिप्पोकैम्पस शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए जरूरी है। जैसे अभी आप ये क्लास कर रहे हैं, मेरी क्लास ली, प्रशांत सर की क्लास ली, ठीक है, आपने अमित सर की क्लास ली, किसी की भी क्लास ली और आपने क्लास में देखा, अरे वाह समझ में आ गया, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये शॉर्ट टर्म मेमोरी आपके हिप्पोकैम्पस में चली गई बात। अब आपने रिवाइज नहीं करा, लिख के नहीं देखा, तो आपका दिमाग कहता है जरूरी नहीं है ये, छोड़ इसको। ऐसे ही अब हिप्पोकैम्पस नहीं था उनके पास, तो उनके लिए तो ये मेमोरी बननी ही नहीं थी। अब यही मेमोरी नहीं बनेगी तो उसकी फुल टाइम परमानेंट मेमोरी कैसे बन जाएगी? देखो मेमोरी के ऊपर शॉर्ट में समझा रहा हूं, जिन बच्चों को मेमोरी की थोड़ी दिक्कत होती है कि मैं कैसे याद रखूं, उनके लिए आ रही है बात ये। अब डॉक्टर मिलर ने कमाल की बात करी। डॉक्टर मिलर ने क्या करा, उन्होंने एचएम को बुला लिया अपने क्लिनिक पे और एचएम को बोला कि भैया ऊपर देखो स्टार बना हुआ है और इस स्टार को बनाओ। एचएम ने पहली बार स्टार बनाया, स्टार मतलब तारा बनाया। अब बच्चों देखो, पहली बार आप कोई पेंटिंग ड्राइंग करोगे किसी चीज को देख के, उसके अंदर तो गड़बड़ तो होगी। एचएम से भी हुई। अब नेक्स्ट डे फिर बुला लिया उनको। अच्छा, मिलर ने एक चीज नोट करी कि 7वें दिन स्टार बनाने में परफेक्शन आ गया था। किसके? एचएम के। अरे बड़े कमाल की बात थी, एचएम के दिमाग में तो वो हिस्सा ही नहीं था जिसको उसको याद रहे कि मैं कल भी यहां आया था और मैंने स्टार बनाया था। तो बड़ी अमेजिंग सी बात थी भैया। इसका मतलब हमारा दिमाग भी चीज़ों को याद करता है, रिटेन करता है, लेकिन जिस चीज़ को हम अपने हाथ से लिख के करते हैं वो चीज़ भी हमारे दिमाग में याद रहती है। इसलिए लिख के करना जरूरी है। एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ते जा रहे हैं, वीडियो देखते जा रहे हैं, बट लिख नहीं रहे, तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। जब एक ऐसा इंसान जिसके दिमाग में याद करने का डिवाइस ही नहीं है, वो भी अगर लिखता है और उसमें परफेक्शन आती है, तो इसको बोलते हैं प्रोसीजरल मेमोरी। मेडिकल साइंस में प्रोसीजरल मेमोरी का मतलब होता है जो चीज़ आप, जो प्रोसीजर आप बार बार करते हैं वो याद हो जाता है। मम्मी खाना बना रही हैं और फ़ोन आ जाए तो फ़ोन पे बात करते करते भी मम्मी पूरा खाना बना देंगी, क्योंकि वो प्रोसीजर उनको याद है। कैसे याद है? लगातार किया है। ऐसे ही अगर आप सवालों को, टॉपिक को लिख लिख के करते हैं तो आपके दिमाग में वो टिक जाएगा, और खाली देखते हैं तो नहीं टिक पाएगा,
लिखने की ये इंपॉर्टेंस है। जितने भी बच्चे कहते हैं कि मुझसे याद नहीं हो पाता, बेटा आज से ही लिखना शुरू करो, कई कई बार लिखो, प्रोसीजर को फॉलो करो, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, आप नहीं भूलेंगे। ये आप ध्यान रखिए। और नोटिस करना ना यार, मार्क जकरबर्ग सब जानते हो ना, तो जकरबर्ग साहब के साथ क्या हुआ? अभी 2-2.5 साल पहले उनको यूएस में बुलाया गया संसद में, वहां की कुछ सवालों के जवाब दो। अब जकरबर्ग साहब तो बड़े बड़े लैपटॉप, बड़े बड़े टैब खरीद सकते हैं, बहुत अमीर आदमी हैं। नोटिस करना, यूट्यूब पे वीडियो पड़ा भी होगा कि भाई साहब वो एक लिख के नोट्स बना के ले गए थे। अबे जकरबर्ग जैसा आदमी नोट्स बनाता है, लिखता है, तो तुम किस खेत की मूली हो भाई? तुम भी तो लिख के करो। वो भी जानते हैं कि लिख के करना जरूरी है, तभी वो वहां तक पहुंचे। इसलिए आप भी लिख के करें, प्रैक्टिस करें, आनंद आएगा। तो अब हम शुरू करते हैं फिर से वापस। क्यों लिखना जरूरी था उसी चीज बता दिया मैंने, इसलिए मेरे साथ साथ लिखते जाओ। पहला पॉइंट था, एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। बट व्हीटस्टोन ब्रिज पे परफॉर्म करने के लिए दो बड़ी समस्याएं हमारे सामने आती हैं जब वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की या आयनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। पहली समस्या क्या है? अब अगली लाइन वही लिखी हुई देखो उन्होंने। However, for measuring the resistance of an ionic solution, we face two problems. Number one, passing direct current. Passing direct current DC changes the composition of the solution. So we will face two problems. ठीक है, for measuring the resistance of an ionic solution. अब देखो, इन्हीं दोनों समस्याओं पे भाई साहब कंपटीशन टेस्ट में भी सवाल पूछ लेंगे। तो पहली समस्या क्या है? पासिंग डायरेक्ट करंट changes the composition of the solution. जैसे जैसे आप डायरेक्ट करंट, भाई देखो अल्टरनेटिंग करंट तो चीजों को बार बार एक टू एंड फ्रो मोशन में ले आएगा, डीसी तो डायरेक्ट है, तो वो जो एक परमानेंट सॉल्यूशन में चेंज कर सकता है। तो इसका सॉल्यूशन भी यही है कि आप एसी यूज करो। लेकिन पहले तो प्रॉब्लम लिखो। तो पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरी क्या है जी? भाई जैसे मेटालिक वायर को कनेक्ट करते हो, वैसे सॉल्यूशन कैसे कनेक्ट करोगे? गीला हो जाएगा सारा माहौल। तो क्या करें? लिख लेते हैं, a solution cannot be connected to a bridge, ठीक है जी, like a metallic wire or other solid conductor. लिख लिया मेरे साथ साथ? अब इन दोनों को फिर एक बार बोलो, तभी तो मैं कह रहा हूं मेरी क्लासेस में जब आप आएंगे तो टॉपिक को आप यहीं पे करके जाएंगे। पासिंग डीसी चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन। बार बार मन में बोलो कि भाई दो समस्याएं हैं, ये हम जानते हैं कि अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज किया जाता है, लेकिन आयनिक सॉल्यूशन के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करना एक बहुत कठिन समस्या है। दो बड़ी समस्याएं बहुत इसके अंदर हैं। पहली क्या है? पहली ये है भैया, डीसी जो है ये कंपोजिशन को चेंज कर देगा, तो क्या किया जाए? जब कंपोजिशन ही चेंज हो गई तो माहौल ही गलत हो गया। दूसरी चीज, भाई जैसे एक वायर कनेक्ट कर लेते हो व्हीटस्टोन ब्रिज से, एक सॉलिड कंडक्टर कर लेते हो, आयनिक सॉल्यूशन को कैसे कनेक्ट करोगे? ये बड़ी गंभीर समस्या है। अब इसके समाधान देखा जाएगा। जैसे मैंने पहले का बताया आपको एसी, तो समाधान लिख लेते हैं इसके, ठीक है। अब यहां लिखो रिजोल्यूशन ऑफ दीज टू प्रॉब्लम, मतलब कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे। नंबर वन, पहला तो बताया था मैंने, एसी हो जाएगा। तो आप इसको लिख लें जरा एक बार, यूजिंग एन अल्टरनेटिंग करंट सोर्स बाय यूजिंग एन एसी सोर्स। और दूसरे के लिए क्या है? भाई आपको सॉलिड कंडक्टर चाहिए ना,
कोई नहीं। आप उस सॉल्यूशन को एक बढ़िया वेसल में लगाइए, वेसल के थ्रू एक कंडक्टिविटी सेल बनाइए और उसे कनेक्ट कर दीजिए। पानी को हाथों में लेकर आना मुश्किल था ना, कि लो जी पानी ले आया। लड्डू लाना तो आसान था, पानी लाना मुश्किल था। तो पानी किस में लाते हो भाई, बोतल में या गिलास में। उसी तरह आयनिक सॉल्यूशन का अगर हम उसको नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं तो कोई नहीं, बर्तन टाइप में बना लो, उसे बोल दोगे कंडक्टिविटी सेल, वो चिपका दो। ठीक है, तो लिख लो सेकंड चीज, बाय यूजिंग a specially designed vessel called conductivity cell। ठीक है जी। अब बच्चों इसके बाद का जो ज्ञान आपको बताया गया था, जो पूरा एनसीईआरटी ने लिखा है, पूरा इसको लिखने की एज सच कोई जरूरत नहीं है। अब जो मैंने बताया था याद है फर्स्ट क्लास में, कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ अपॉन एरिया पर डायरेक्टली लेंथ पे, इनवर्सली एरिया पे डिपेंडेंट होता है। फिर इसको खोला जाता है तो रो एल बाई ए आता है। ये रेजिस्टेंस है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। इसी को बोला जाता है रेजिस्टिविटी। 1/r, क्योंकि r रेजिस्टेंस है तो 1/r क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस हो जाएगा। और इसको g से डिनोट कर लेते हैं। और l बाई ए, इसे ही कहा जाता है सेल कांस्टेंट। इसको g स्टार से कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान किस्म की चीज है। अब आइए यूनिट वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। पहले भी करी थी, साइमन जो है वो कंडक्टेंस की जाती है यूनिट। फिर उसके हिसाब से अगर कनेक्टिविटी की बात करोगे तो साइमन पर मीटर, है ना। तो इस तरीके से है। एक सवाल आज यहाँ पर, क्योंकि और ये जो सवाल बता रहा हूँ, ये सवाल बोर्ड के लिहाज से भी बहुत जरूरी है, ये सवाल कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत जरूरी है। और आप चेक कर लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा जेईई में नहीं पूछा गया ऐसा। चेक क्या कर लेंगे, संडे की शाम प्रॉब्लम सॉल्विंग के नाम है ही, कर लेंगे वहाँ। तो पहले यहाँ देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल है बच्चों 3.4। सो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल, मैं खाली गिवन लिखूंगा यहाँ पर, बाकी पढ़ेंगे। तो रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल पर लीटर, तो मोलैरिटी दे रखी है 0.1 मोल पर लीटर, तो यही मोलर है। केसीएल सॉल्यूशन इज 100 ओम, ये 100 ओम दिया है बच्चों। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, अच्छा अब जब भी ये दो कंडीशन दे दे कि उसी सेल का, देखो कभी भी पॉइंट टू बी नोटेड, कभी भी ऐसी बात कर दे, सेम सेल कर दे, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग में सिखा रहा हूं, सेम सेल कर दे, सेम कोई चीज दे दे, तो कैसे कनेक्ट करेंगे। देखो बच्चे, वैसे भी जब भी किसी सवाल को आप पढ़ते हो तो मैंने आपको समझा रखा है, गिवन लिखो, टू कैलकुलेट लिखो, गिवन और टू कैलकुलेट में एक ब्रिज बनाओ। वो जो ब्रिज होगा वही होगा फॉर्मूला यूज, वही ब्रिज उस सवाल को सॉल्व करने के लिए जरूरी है। तो अब गिवन था आर इस वाले केस का, पहले वाले केस में, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल, बहुत आराम आराम से पढ़ रहा हूं, filled with 0.1 mole per liter KCl solution is 100 ohm. If the resistance of the same cell when filled with 0.02 mole per liter, तो मोलरिटी कितनी हो गई है 0.02 मोलर, उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया है 520 ओम। Calculate the conductivity and molar conductivity. We have to find out the conductivity and molar conductivity. कंडक्टिविटी मिल जाएगी तो मोलर कंडक्टिविटी का तो फॉर्मूला हमें पता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, और मैंने आपको ये डिराइव भी करके बताया कैसे भाई, है ना। द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर, इस वाले की निकालनी है, इस वाले सॉल्यूशन की निकालनी है, और इस वाले की दे रखी है कंडक्टिविटी।
अब देखो बच्चों, क्वेश्चन ये कहता है कि एक ही सेल है, पहले उसकी कंसंट्रेशन ये थी तो रेजिस्टेंस ये थी, फिर कंसंट्रेशन ये हो गई तो रेजिस्टेंस ये हो गई। अब अगर इस वाले की कंडक्टिविटी ये है तो इस वाले की कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी निकालो। यहां पर पेच क्या है, बात हो रही ब्रिज क्या है, ब्रिज पेच मतलब वो ब्रिज क्या है, वो मेन पॉइंट क्या है ये बात कर रहा है ऑफ द सेम सेल। और अगर सेल सेम है मेरे भाई तो इसका मतलब सेल कांस्टेंट भी सेम होगा। आनंद आ गया। अब अगर मैं इस वाली सिचुएशन से रेजिस्टेंस इनटू कप्पा इज इक्वल टू जी स्टार लगा लूं तो सेल कांस्टेंट मिल जाएगा, है ना। देखो रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी इज इक्वल टू जी स्टार लगा लूं तो जी स्टार मिल गया, सेल कांस्टेंट मिल गया। इस सेल कांस्टेंट को यहां लगा दूं, इसका रेजिस्टेंस है तो कप्पा मिल जाएगा और फिर निकल जाएगा। देखो कैसे, नाउ वी नो दैट resistance into conductivity is equal to cell constant, that is R into kappa is equal to G star, as resistance is how much, 100, and molarity, and this is 1.29 and kappa is 1.29. So my G star will be 100 into 1.29. So my G star will be 129. अब 129 पर मीटर। अब देखो यहां पर भी, आप देखो एनसीईआरटी में भी कैसे करा हुआ उसने, द सेल कांस्टेंट इज गिवन बाय दिस जी स्टार, कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस, वही मल्टीप्लाई करा गया है, वही 129 पर मीटर आया है और उसको 1.29 पर सेंटीमीटर भी कर दिया गया है, क्योंकि वो तो है ही भाई यूनिट कन्वर्जन हुआ है बस। अब ये मैंने सेल कांस्टेंट निकाल लिया, अब इसको दूसरे वाले में लगा लो। तो सेकंड केस क्या था बच्चे, ये दिया हुआ है रेजिस्टेंस, नाउ conductivity of 0.02 molar solution will be calculated as resistance into kappa is equal to G star। रेजिस्टेंस कितना था 520, कप्पा निकालना है, जी स्टार हो गया तुम्हारा 129। आ गया, देखो वही चीज यहां निकाली हुई है, कोई परेशानी तो नहीं है। 129 अपॉन 520, तो कप्पा, योर कप्पा विल बी 129 अपॉन 520। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अगर आप देखो तो ये आपके निकल के आ गई 0.248 साइमन पर मीटर। अब बेटा मीटर की बात कर रहे हैं, मोलैरिटी तो लीटर में निकलती है, तो लीटर ते मीटर का क्या रिलेशन है, आ जाओ जी बड़े आराम से देखते हैं। यहां तक समझ में आ गई ना बात। अब ये एक यूनिट कन्वर्जन का इशू है, मीटर ते लीटर। भैया मैं भी बड़ा एक चीज ढूंढता था कि भाई साहब लीटर ते मीटर का क्या रिलेशन हो सकता है। अचानक मेरी नजर बिल्डिंग पे लगी हुई 1000 लीटर की पानी की टंकी पे गई। उस पानी की टंकी का डायमेंशन था 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर और वो था 1000 लीटर पानी उसमें आ जाता था। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो अब अगर मैं क्या करूं, तो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। अब अगर डेसीमीटर से जाना है तो 10, 1 मीटर में 10 हो जाएंगे, तो 10 डेसीमीटर 10 डेसीमीटर 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू अगेन
1000 लीटर। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इसको इसमें चेंज किया, और सेंटीमीटर करना तो 100 कर देना। तो भाई साहब अब देखो क्या हुआ, अब यहां पर देखूं तो 1000 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो बचा 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, और 10 की पावर -3 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो अगर आप देखें कंसेंट्रेशन दे रखी है मुझे किस प्रकार, कंसेंट्रेशन दे रखी है 0.02 मोल पर लीटर। तो अगर मुझे 1000 लीटर के लिए निकालनी है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि भैया मीटर के अंदर चल रहा है, मोल पर मीटर क्यूब के लिए। ऐसा क्यों करा सर आपने? अरे गुरु 10⁻³ मीटर क्यूब 1 लीटर हुआ ना, तो अगर मुझे 1 मीटर क्यूब में चाहिए तो ये नीचे जाएगा, 10⁻³ नीचे जाएगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई तो होगा गुरु। क्योंकि यहां पर तुमने करा क्या है, ये तुमने साइमन पर मीटर में निकाला है ना, तो वहां पर भी तो तुम्हें यही करना पड़ेगा। और ये मैंने रिलेशन समझा ही दिया कि मीटर और लीटर में क्या रिलेशन है। जिस बालक को दिक्कत है, वैसे ये स्टेट्स ऑफ मैटर कक्षा 11 में यूनिट कन्वर्जन के बारे में बातचीत डिटेल में होती है। बट तुम्हें क्या समस्या है? गौरव सर बैठे हैं, 11th वाला भी तो यहाँ समझा ही देते हैं जहाँ लिंक होता है। तो यहाँ पर ये लिंक था, तो इसी वजह से देखो एनसीईआरटी ने भी, कई बच्चों के मन में संदेह होता है कि एनसीईआरटी ने ये 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, तो वो संदेह मैंने खत्म कर दिया, क्योंकि कंसेंट्रेशन 0.02 मोल पर लीटर थी, बट इसको मोल पर मीटर क्यूब में ले जाना था, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही अनिवार्य सी घटना हो गई थी। अब ये मोल पर मीटर क्यूब में होता हुआ, यानी 20। आसान है दोस्तों, बढ़िया, बिल्कुल। अब मेरे पास क्या क्या है देखो, यहां मैंने कंडक्टिविटी निकाल ली है, यहां मैंने कंसेंट्रेशन निकाल ली। चाचा बचा क्या? फिर मोलर कंडक्टिविटी निकालनी थी, कप्पा इंटू 1000 बाय मोलरिटी। सॉरी यार, थोड़ा सा। तो कप्पा की जगह वो लगा दो अपना जो वैल्यू निकाली, और बाकी जो है फेल दो इसको, मोलरिटी को इसकी जगह, ये निकल गई। तो देखो अब इस सवाल की मैंने परत दर परत खोल दी है, और इस सवाल में मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन भी समझा दिया है। तो दुखी मत होना, खुश हो जाओ अब तो यार। तो बच्चों बजाओ ताली, क्योंकि ये हो गया सवाल बड़े प्यार से। और देखो ये सवाल आपको बोर्ड में, अपने स्टेट बोर्ड में 3 या 5 मार्क्स का मिलेगा। 3 का मिलेगा तो आप खाली गिवन टू कैलकुलेट लिखना और सीधा सॉल्व करते चले जाना और अपना आंसर पहुंचा देना। वैसे भी खैर ये पेज तो आपको समझाने के लिए मैंने इसके आंसर में लिखा है, तो ये इसके आंसर में तो आना नहीं। अगर 5 का आ जाए तो फिर ये लैंग्वेज बना देना, वी नो दैट दिस इज वॉट, यहां भी ज्ञान पेल देना ये, है ना। तो अगर 3 का आता है तो लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, 5 का आता है तो लैंग्वेज की जरूरत है, और 5 का आता है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर पूरा भी वैल्यू फीड करो, तो बेटा इसमें क्या हमने के क्या निकाला था, 0.248। खत्म। आप तो सॉल्व कर लेना यार, ये काटा 50 हो गया, मल्टीप्लाई कर देना, आ गया आंसर। 50 मतलब वही आधे की फॉर्म में आ जाएगा। चलिए, तो ये सवाल बच्चों यहाँ होता हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3.5। ओके, एग्जाम्पल तो आपको सारे मैं यहाँ कराता हूँ, फिर इन टेक्स्ट और टेक्सचुअल आपको पहले कराए भी हैं, टेक्सचुअल तो कराए भी थे आपको, फिर करा देंगे आज, और फिर कल भी हो जाएंगे वो। बट आज प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि कल ही का टाइम है, फिर आज से कल के टाइम में तो आएगा वीडियो सारे। फिर द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस of a column the electrical resistance of a column of 0.05 mole per liter NaOH solution of diameter 1 centimeter। अब देखो बेटा क्या क्या चीज दे रहा है, ध्यान से पढ़ना, गिवन यहां लिखेंगे। पहले कहता है एक कॉलम है जी, उसकी कंसेंट्रेशन दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है
0.05 मोल पर लीटर. NaOH solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter. किसी भी क्वेश्चन में लेंथ और डायमीटर क्यों देगा अगर वो इलेक्ट्रो का सवाल आ रहा है तो? अरे एल बाई ए निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए पाई आर का स्क्वायर, डायमीटर दे रखा है उसका हाफ कर लो, रेडियस आ गया, सीधी सीधी बात है. खुद ही अब क्वेश्चन अपने आप चीख चीख के कह रहा होता है कि मुझे ऐसे सॉल्व करना है. अच्छा जी, और रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों इसका? 5.55 इंटू 10⁻³ ओम. जबरदस्त रेजिस्टेंस है भाई साहब. कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी निकालनी है, कंडक्टिविटी निकालनी है एंड मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है. फॉर्मूला यूज्ड. सबसे पहले हमें मोलैरिटी तो इसके अंदर यूज होगी बस मोलर कंडक्टिविटी के लिए. रेजिस्टिविटी निकालनी है, रेजिस्टेंस दे रखा है, कैसे निकलेगा? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू एल बाई ए. नाउ दिस इज माई सेल कांस्टेंट, दिस इज माई रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस तो गिवन है बेटा, यहां लगा दूंगा. एल बाई ए निकालने के लिए लेंथ थियरी, एरिया निकालने के लिए पाई आर का स्क्वायर यूज करूंगा. डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, इसका आधा कर दो, रेडियस आ गया, उसका स्क्वायर करके यहां लगा दो. पाई की वैल्यू पता ही है 3.14 या 22/7. नहीं पता तो फिर तो बल्ले बल्ले है ही. तो एरिया यहां आ गया, एरिया को यहां लगा देंगे, लेंथ यहां दे रखी है, इसको यहां लगा देंगे, हमें क्या मिल जाएगा? सेल कांस्टेंट, ये पता है, रो मिल जाएगा. अब ये मत कहना सर मल्टीप्लाई डिवाइड भी सिखा दो, फिर तो नमस्ते हो ही गई. अब ये हमने पहला फॉर्मूला यूज कर लिया. दूसरा हमसे क्या पूछ रहा था गुरु? हमसे कह रहा था कंडक्टिविटी. तो हमें ये भी मालूम है कि रेजिस्टेंस इंटू कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एल बाई ए. 1 मिनट सर, जरूरत क्या है इस बात की? जब रेजिस्टिविटी हमारे पास है तो हमें तो ये भी पता है ना. हाँ, तो स्मार्ट बच्चे इसको यूज कर लेंगे. थर्ड पॉइंट, मोलर कंडक्टिविटी. कप्पा इंटू 1000 बाय सी. सी इज वॉट? योर मोलैरिटी. कप्पा ये रहा, इस वैल्यू को यहां लगाना, सी यहां लगाना, लैम्डा एम मिलेगा. अब एक बार खुद सॉल्व करना और फिर मैच करना. करना क्या है सब बता दिया, वैल्यू फीड करनी है. ये भी नहीं करोगे तो फिर फायदा क्या है भाई? ये थोड़ी कि खाना बना के दे दिया है चम्मच से मुंह में मैं ही डालूंगा, है ना. चलो कर लोगे भाई. चलो आगे बढ़ते हैं. अगला हेडिंग है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसेंट्रेशन. देखो, नो ऑफेंस, यहां मैंने वीक थे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट के हिसाब से समझाई थी चीज. हो सकता है किसी एक आध को बुरी लग गई हो कि मुझे वीक क्यों बोल दिया. वीक नहीं बोल रहा हूं बेटा, मैं समझा रहा हूं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या हो रहा है, कम करने से क्या हो रहा है. कंसंट्रेशन कम कर रहा हूं तो उससे डाइल्यूशन, मतलब कम कर रहा हूं मतलब डाइल्यूशन बढ़ा रहा हूं. हाँ या ना? तो डाइल्यूशन बढ़ाने से किस प्रकार की वारदात होती है और क्या चीज है और कैसे हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात को समझा था. पहले भी इसको मैंने समझाया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट के विषय में. अब एक बार एनसीईआरटी से ही पढ़ते चले जाते हैं. वैसे इसमें आना तो न्यूमेरिकल ही है, तो ज़्यादा वक्त न जाया करते हुए इस पे हम फटाफट से इसको एक गो थ्रू दे देते हैं. तो हेडिंग पहले आज की लगा लेते हैं इस वाले की भी. वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन. बच्चों एक छोटा सा अपने दिमाग में चीज बनाए रखना. मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्टली ये इसी चीज को मैं रिलेट कर रहा हूं.
बट मैं ये कहता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को माइंड में बनाने के लिए ये चाहिए। वैसे ही इसका जिक्र अरीनियस साहब ने भी करा था। जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में टूटेगा, अब इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में टूटता है तो इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप का होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक बार एक बच्चा बुरा मान गया था कि सर आप स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की वजह से डेफिनेशन में आप स्टूडेंट को यूज कर रहे हैं। अरे भैया हम समझाने के लिए यूज कर रहे हैं। अगर सब्जेक्ट की फील नहीं आएगी, दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, उसके सवाल से मोहब्बत नहीं होगी, उसमें डूबोगे नहीं, तो सब्जेक्ट नहीं समझ में आएगा। फिर तो वह सब्जेक्ट है, किताब पढ़ रहा है, किताब पढ़ के चला जाए, पेपर दिया, पेपर में पास हो जाएगा, बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इंजीनियर डॉक्टर तो बन नहीं पाएगा कि फील तो आई नहीं। डूबना पड़ता है बच्चों। वो नहीं था पुराना गाना हमारे टाइम पे था, डूबा डूबा रहता हूँ आंखों में तेरी। तो यहां पर क्या है बेटा, डूबा डूबा रहता हूँ थ्योरी में तेरी। अगर थ्योरी अच्छी हो जाएगी तो न्यूमेरिकल कुछ है ही नहीं, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अच्छी हो गई है तो फील अच्छी हो गई है। दोनों ही चीजें कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है? जो कंप्लीटली टूट जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है। मैंने एग्जांपल भी दिया था फ्रीडम फाइटर वाला। जो पार्शली डिसोसिएट होगा वो वीक है। किसी भी चीज में पूरा समर्पण कब करोगे? जब उस चीज से अट्रैक्शन, मोहब्बत, प्यार होगा। नहीं तो आधा अधूरा, चल हाँ कर ले यार क्या है। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग उसे बोला जाएगा जो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। जो पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है भैया, वो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में नहीं, वो वीक है। मैंने इसीलिए इसको समझाया था। मेरे बच्चे, आपके पास हमारी क्लासेस के अलावा मान लो 10 घंटे हैं सेल्फ स्टडी के, आप वो 10 के 10 घंटे सेल्फ स्टडी में लगाते हैं, यानी आप पूरी तरह से डिसोसिएट हो रहे हैं। मेरी छोड़ो, खुद बताओ, क्या आप स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट नहीं हो जाओगे? और अगर आप कम समय पढ़ाई में दे रहे हैं, ज्यादातर समय आप फालतू बातों में दे रहे हैं, तो आप वीक हो जाओगे। वैसे यहां है। अब अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूं, कंडक्टिविटी की बात करूं, तो जितना मेरे पास फ्री आयंस होगा उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो जितना डिसोसिएटेड फॉर्म होगा उतनी ज्यादा, जितनी अनडिसोसिएटेड फॉर्म होगी उतनी कम। अब इसको इस तरह समझ लो, ग्राफ को समझने में भी आसानी होगी जल्दी, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा डिटेल और समझने का तो टाइम अब आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी उतना नहीं खींचता हूँ, बच्चे भी उलझ जाते हैं उसमें। फिर तो अगर मैं ध्यान से सोचूं, यहाँ मैंने लेट से मैंने समझाया था पहली क्लास में इसको इस तरीके से, 100 ग्राम डालता हूँ। अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो 100 में से मान लो 5 ग्राम ही यहाँ तक पहुँचा, 5 से भी कम पहुँचता है, लेकिन मान लिया कि 5 तो पहुँच ही रहा है। अब मान लो आप अमाउंट बढ़ाते जाओ, यानी आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ। भाई अमाउंट बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने पे। फिर आपने 100 ग्राम डाल दिया, फिर 5 ग्राम यहाँ गया। मुझे एक बात बताओ, जितना ये हिस्सा बढ़ता है डिसोसिएटेड, उतना कंडक्टेंस बढ़ता है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। जितना ये हिस्सा बढ़ता है उतना कम होती है कंडक्टिविटी। तो मेरे भाई, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर कौन सा हिस्सा बढ़ रहा है? अनडिसोसिएटेड बढ़ रहा है। तो अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो मोलर कंडक्टिविटी तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में धड़ाम से गिर जाएगी। इस सिंपल से तरीके से, अच्छा स्ट्रॉन्ग और वीक में लिख लो, गेट्स फुल्ली डिसोसिएटेड, shows partial dissociation। चलिए, अब वो जो एनसीईआरटी में जो ये ग्राफ बना हुआ है, मतलब तो इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करने से है।
तो ये नीचे देखो बेटा √c है 0, मतलब c की पावर हाफ √c ये है मोल पर लीटर के साथ। तो यहाँ दे रखा है 0.2, यहाँ दे रखा है 0.4। मैं तो कुछ नहीं लगा रहा अपनी, मैं तो एनसीईआरटी की बात पे चल रहा हूँ। और ये है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी। अभी मैंने देखा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को अगर मैं जरा सा भी बढ़ाऊंगा तो उसकी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी धड़ाम से गिरेगी। गिरा दो, कंसंट्रेशन जैसे बढ़ी धड़ाम से गिर गई। अभी डाइल्यूशन वाले पॉइंट पे जैसे एनसीईआरटी ने समझाया वैसे समझाऊंगा, लेकिन आपको ग्राफ तो समझ में आ जाए। और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसको इस तरह समझ लो कि कंसंट्रेशन उसकी बढ़ाएंगे तो एक टाइम पे तो सैचुरेशन वहां भी आएगा, तो वहां भी गिरना शुरू होगा थोड़ा सा। ये तो धड़ाम गिरा और ये जरा सा गिरा। तो कहानी बच्चे यहां पर ये बढ़ जाती है कि जो धड़ाम से गिरा, जो जरा सा गिरा, तो इसका मतलब देखो जैसे ही डाइल्यूशन बढ़ाई, अब एनसीईआरटी के टर्म्स में चलते हैं बड़े ध्यान से। ग्राफ समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट पल्ले पड़ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको समझते हैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज से। तो अब ये क्या है बच्चों कि बोथ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी चेंज विद द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस with decrease in concentration, both for weak and strong electrolyte. अब कंडक्टिविटी, एक चीज समझना सर, यहां पर हमने देखा था कि कंडक्टिविटी का रेशो डाइल्यूशन के साथ बढ़ रहा है, कंडक्टिविटी का रेशो कंसंट्रेशन के साथ अलग एक इफेक्ट दे रहा है, और यहां ये कह रहा है दोनों कम हो रही है। अरे अगर कंडक्टिविटी बहुत ही कम है, मतलब कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, ना के बराबर है, फिर क्या करोगे? आयंस ही नहीं होंगे उसमें, तो फिर समस्या हो जाएगी। इसलिए एनसीईआरटी ने क्या लिख दिया कि कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बोथ फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इसके ग्राफ के हिसाब से आएगा, देखो कैसे। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द फैक्ट द नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। मतलब कंडक्टिविटी क्या होती है बच्चों? अगर आप अभी जिस घर में बैठे हो, मान लो उस फर्श पे टाइल है, टाइल होते हैं ना, टाइल ऐसे ब्लॉक्स हैं। अब जितने इस ब्लॉक में आयन ज्यादा होंगे, क्योंकि ये पर मीटर है, जितने उस ब्लॉक में आयन ज्यादा होंगे उतना ही कंडक्टिविटी आपकी बेटर रहेगी। ध्यान से सुनना इस बात को। यहां पर देखो मैंने जो वर्ड यूज करा वो क्या था? कंडक्टेंस के, मैंने पहले कंडक्टेंस करा और कंडक्टेंस के बेस पे मैंने कंडक्टिविटी को समझाने की कोशिश करी। कंडक्टेंस क्या होता है बेटा? 1/r। लेकिन कंडक्टिविटी क्या है? देखो कंडक्टेंस अगर साइमन है तो कंडक्टिविटी साइमन पर मीटर है, एक ब्लॉक में कितना ज्यादा होगा। बड़े ध्यान से समझना, यही कंफ्यूजन बच्चों को होती है। अब इस ब्लॉक में 4 आयन थे, आपने डाइल्यूशन कर दिया। अब उस ब्लॉक के अंदर देखो ओवरऑल डिसोसिएशन तो बढ़ गया, डाइल्यूशन करने से ओवरऑल डिसोसिएशन तो बढ़ गया, यानी कंडक्टेंस तो आपकी बढ़ जाएगी, जो आप देख सकते हो कि यहां पर इस चीज में हो रहा है। थोड़ा सा इंपैक्ट जो समझाने की कोशिश करी मैंने, लेकिन ओवरऑल नंबर ऑफ आयन तो बढ़ गए, लेकिन उस एक ब्लॉक के अंदर नंबर ऑफ आयंस कम हो गए क्योंकि डाइल्यूशन बढ़ गया। खीर बनाई है 4 लोगों के हिसाब से, 6 आ गए, दूध बढ़ा दिया, तो देखा जाए तो ओवरऑल खीर तो बढ़ गई, लेकिन पर चम्मच में चावल कितने हो गए? कम हो गए। तो कंडक्टिविटी एक ब्लॉक के अंदर कितनी कंडक्टेंस है उसकी बात कर रही है ना, तो वहां तो आयन कम हो जाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगी। अब अग्री हो इस बात से? चलो आगे बढ़ते हैं। इसलिए एनसीईआरटी का और हमारा मैच होना बहुत जरूरी पड़ जाता है गुरु। तो कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बोथ फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द फैक्ट द नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। नोट कर लो, नंबर्स ऑफ आयन, इसी लाइन को लिख रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम
that carries the current in a solution decreases on dilution. अब देखो बेटा, मैंने आपको फर्स्ट में समझाया था कि जो कंडक्टिविटी, अगली लाइन वो लिख रहा है वो, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट एनी गिवन कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैप्ड बिटवीन 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स विद यूनिट एरिया. ठीक है बच्चों, एन यूनिट डिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ. तो कहने का मतलब इसका ये है कि जब भी हम बात करते हैं, अरे कप्पा इंटू 1000 निकाल के लाया था मैं, है ना, क्योंकि एक्चुअली में क्या करा था याद है, जैसे मोलर कंडक्टिविटी लिखा था तो कप्पा इंटू पर यूनिट वॉल्यूम की बात करी थी. फिर वॉल्यूम को मैं मोलैरिटी से लाया था. कैसे? मोलैरिटी इज मोल इंटू 1000 बाई वी. तो वी विल बी, मोल अगर 1 ले लूं यूनिट कंडीशन में, तो वी विल बी 1000 बाय एम. इसलिए 1000 बाय एम यहां लगाया जाता है, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी ऐसे आती है. वही लाइन उन्होंने यहां लिख दी है, कोई दिक्कत तो नहीं. सो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन, ध्यान से सुनते जाओ, एट ए गिवन कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ द वॉल्यूम वी ऑफ द सॉल्यूशन. मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस और द कंडक्टिविटी, देखो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट ए गिवन कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ द वॉल्यूम V containing 1 mole of electrolyte. 1 mole of electrolyte. Agree with this? बहुत ध्यान से एक एक लाइन, एक एक लफ्ज को मिलाओ, देखो क्या मजा आ रहा है. ये जो है मोलर कंडक्टिविटी, यही है कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस पर. अगर हम देखें ध्यान से, एट ए गिवन कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ द वॉल्यूम V ऑफ 1 मोल, है ना. तो ये चीज आ गई. नाउ भाई ये लिख दिया उन्होंने कप्पा इंटू वी अगले वाली लाइन में ही, तो हमने जो ये लिखा था वो इन्होंने यहां लिख दिया. कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक? कोई दिक्कत? शुरुआत से एक बार फिर लेते हैं, कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा मजा आने दो इसमें. हम वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी देख रहे थे. स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट देखा. मैंने आपको समझाया कंडक्टेंस जो होती है वो डिसोसिएटेड आयन ज्यादा है तो ज्यादा हो जाएगी, अनडिसोसिएटेड ज्यादा है तो कम हो जाएगी. कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उस हिसाब से, कंसंट्रेशन बढ़ाने से अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके केस में क्या होता है, क्योंकि जैसे जैसे कंसंट्रेशन रैपिडली बढ़ाओगे तो वैसे वैसे तो कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, तो फिर तो आयन से नहीं है तो क्या मूव करेगा, बहुत डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज होता जाएगा. लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन रैपिडली इंक्रीज भी कर दोगे तब भी कम होना शुरू हो जाएगी कंडक्टेंस. और कंडक्टिविटी वो तो नंबर ऑफ आयन पे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो अगर मैं किसी भी तरीके से नंबर ऑफ आयन कम करता हूं तो कंडक्टिविटी, देखो यहीं लिखा था पहली लाइन, बोथ कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी चेंज विद द कंसंट्रेशन. कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, है ना. तो कम करूंगा तो वो तो कम होती जाएगी, नंबर ऑफ आयन कम होते जाएंगे. लेकिन यहां से देखना शुरू करो, अगर मैंने इस ग्राफ के हिसाब से चलूं तो एक ऐसा लेवल भी आता है कि अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो अगर डाइल्यूशन बढ़ाना शुरू करो, देखो कंसंट्रेशन को रिवर्स लेना शुरू करो, इसी कॉन्सेप्ट को जो फॉरवर्ड गए थे बैकवर्ड लेके आओ, कंसंट्रेशन रिवर्स करना शुरू करो तो चीज़ें बढ़नी शुरू होती हैं. अब एक एक लाइन को पहले पढ़ूंगा, फिर समझाऊंगा, फिर एक छोटे से एग्जाम्पल से इस चीज़ को कंफर्म कर दूंगा और फिर सीधा घुस जाऊंगा न्यूमेरिकल के ऊपर. मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन. अब आप कहेंगे सर पहले लाइन में तो भाई ने लिखा था जब पैराग्राफ शुरू हुआ था कि कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बोथ फॉर दिस एंड दिस, है ना. अब यहां लिख रहा है मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन. देखो कंफ्यूजन ये है बच्चों कि पहली वाली बात जो थी उस बात को इसने कहा था कि ऐसा लगता होगा कि ऐसा होगा, कि अगर हम आयंस की बात करते हैं कंडक्टिविटी आयंस पे डिपेंड करती है, और अगर आयंस कम कर दूंगा तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी. लेकिन कुछ और भी मतलब है इसका.
पढ़ाई हम कहते हैं सिलेबस पे डिपेंड करती है। अगर हम ये कहते हैं तो सिलेबस कम कर देंगे तो पढ़ाई कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये कॉमन परसेप्शन था, तो पहली लाइन इस पे गई थी कि सिलेबस कम कर देंगे तो पढ़ाई कम हो जाएगी। नहीं, अब जो ये कह रहा है कि सिलेबस बहुत ज्यादा कर दोगे तब भी पढ़ाई कम हो जाएगी। क्यों? अब आप में से जो बच्चे सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन के लिए लगे हुए हैं, समझना नहीं चाहते, तो क्या वो पढ़ पा रहे हैं? तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन, दिस इज बिकॉज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ध्यान सुनते जाओ, जो मैंने बताया था वो आ गया। दिस इज because the total volume of the solution containing 1 mole of electrolyte also increases। भैया पहले 4 कटोरी खीर थी, अब 6 कटोरी खीर बन गई, तो खीर ज्यादा होगी ना, तो ज्यादा लोग खा सकते हैं। Molar conductivity increases with decrease in concentration. This is because the total volume of the solution containing 1 mole of electrolyte also increases. Total volume बढ़ गया है। It has been found that decrease in conductivity on dilution of a solution is more than compensated by increase in volume। अब देखो बेटा, ये भी देखा गया कि जो कप्पा का डिक्रीज हो रहा था, देखते जाना, अगर मैं कंसंट्रेशन कम करता, नंबर ऑफ आयंस कम होते, बट नंबर ऑफ आयंस अगर कम होते कंसंट्रेशन कम करने पे, तो मुझे लगता कंडक्टिविटी कम हुई। हाँ होती, अगर मैं कंसंट्रेशन कम करता, नंबर ऑफ आयंस कम होते, मेरी कंडक्टिविटी कम हो जाती। मान लो 2 यूनिट से कम हो गई। अब मैंने कंसंट्रेशन कम करी, वॉल्यूम बढ़ा दिया, मतलब डाइल्यूशन बढ़ा दी। अब डाइल्यूशन बढ़ाने से टूटना आसान हो गया, है ना। एक तरह से हमारा अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया, वीक वाले केस में भी। अब क्या हुआ जी? तो जो नंबर ऑफ आयंस कम होने की वजह से डिक्रीज हुआ था, वो कंपनसेट तो हो ही गया, क्योंकि अब टूटना अच्छा हो गया, वो कंपनसेट तो हो ही गया। तो यहां से वॉल्यूम बढ़ाने से जो इंक्रीज हुआ, मान लो वो 3 यूनिट हुआ। तो अब समझना, कंसंट्रेशन कम करने से, नंबर ऑफ आयन कम होने से ये जरूर हुआ है कि मेरी ओवरऑल जो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी थी वो डिक्रीज हुई, लेकिन डाइल्यूशन बढ़ाने से एक और जलवा हुआ है दोस्तों। नंबर ऑफ आयन तो कम हुए कंसंट्रेशन कम करने से, लेकिन वॉल्यूम बढ़ाने से जो प्रेजेंट नंबर ऑफ आयन जो थे, जो अल्फा थे, वो बढ़िया तरीके से फ्लो करने लगे। इसका मतलब एक बात समझने की कोशिश करो, सिलेबस कम होने से पढ़ाई कम होगी, ये माना गया था। तो सिलेबस कम होने से जितनी पढ़ाई कम हुई, लेकिन जो कम सिलेबस था उसको बढ़िया तरीके से पढ़ पाए, तो इफेक्टिवली जो पढ़ाई कम होनी थी वो पढ़ाई बढ़िया हो गई। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने में बच्चों का दिक्कत होती है, क्योंकि एनसीईआरटी पहले लाइन में लिखता है कि बोथ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी चेंज विद द कंसंट्रेशन, कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बोथ फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और यहां पर ये लाइन लिख देता है मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सुनो, दिस इज बिकॉज द टोटल वॉल्यूम V ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो इंक्रीजेस, वॉल्यूम भी बढ़ जाता है जो उसमें कर रहा है। It has been found that decrease in K on dilution of a solution is more than compensated by increase in its volume। ठीक है जी। Physically, it means that at a given concentration, lambda m can be defined as the conductance of the electrolytic solution kept between the electrodes of a conductivity cell at unit distance, but having area of cross section large enough to accommodate sufficient volume of the solution that contains this। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर वॉल्यूम बढ़ाते चले जाओगे
तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी और एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच सकती है। ये जैसे यहां देख रहे हो। जिसको इन सब में भी दिक्कत हुई, पूरी डिटेल में टॉपिक को समझने में दिक्कत हुई, वो खाली एक बात समझे इस वाली लाइन से, उसको समझ में आ जाएगा। बच्चा चाहे कितना भी कम टाइम पढ़ाई में दे रहा हो, कोई तो ऐसी पिटाई होगी, कोई तो ऐसा प्रेशर होगा, कोई तो ऐसा लालच होगा जो उसको पढ़ने के लिए मजबूर करेगा। देखो, सबसे पहले हेनरी लॉ आया था। हेनरी लॉ ने क्या बताया था? हेनरी लॉ ने ये बताया था कि भैया प्रेशर बढ़ाओगे तो मास ऑफ द गैस ज़्यादा बेटर डिजॉल्व हो जाता है। पार्शियल प्रेशर पे ही था, मोल फ्रैक्शन, यानी प्रेशर बढ़ाओ तो बढ़िया होगा, मैंने एग्जांपल दिया था। फिर यहाँ पर था फैराडे लॉ, चार्ज बढ़ाओगे तो मास बढ़िया डिपॉजिट होगा। और अब ये भी कह रहा है इस एग्जांपल से भी कि डाइल्यूट करते जाओ, कहीं ना कहीं तो ऐसी डाइल्यूशन आएगी जहाँ मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगी। तो अगर हम वेरिएशन की बात करते हैं बच्चों, तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये समझाया मैंने आपको पूरी डिटेल में, एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन समझाया। फिर मैंने ये समझाया कि कंसंट्रेशन के डिक्रीज होने से नंबर ऑफ आयन कम होते हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी कम होती है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ाने से वो कंपनसेट हो जाती है। जितना वॉल्यूम बढ़ाने से वो कंपनसेट हो रही है, तो ओवरऑल एक इंक्रीज हम देख लेते हैं। अब बच्चे, हमने यहां पर देखा कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसको हम कहते हैं, उसी को हमने बोला कोल-रॉश लॉ। क्या बोला गया है? कोल-रॉश लॉ। अब ये ध्यान से एनसीईआरटी से देखेंगे, ठीक है, कि ऑब्जर्वेशन जो थी पूरी की पूरी, इस पर एक सवाल करेंगे, जो उन्होंने अब लिखा ना पूरा, ये इस पर एक सवाल करेंगे तो उससे बड़ा क्लियर हो जाएगा ये। अब कोल-रॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, यहां पर क्या है बच्चों, जरा देखना। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसके पॉजिटिव आयन की मोलर कंडक्टिविटी और उसके नेगेटिव आयन की मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होगी। अब इस पे वो क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल 3.7, आइए समझते हैं उसको। वो क्या है? कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फॉर CaCl2 और MgSO4। बहुत ही डिफिकल्ट है। कुछ नहीं करना है इसके अंदर, CaCl2 को ब्रेक करके दिखा दो। अब क्या होगा, इनकी जो कंडक्टिविटीज है, मोलर कंडक्टिविटी, वो दे रखी होती है, टेबल दे रखी है पीछे, यहां भी दे रखी है। तो कैल्शियम की दे रखी है बेटा, कैल्शियम +2 आयन की 119, और क्लोराइड की दे रखी है 76.3। आप देखेंगे तो पीछे पेज पे है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे CaCl2 की ये आ गई। तो कितना आसान है, दोनों आयंस की आपको मोलर कंडक्टिविटी देगा, आपको बस ये देखना है कितने में टूट रहा है। जैसे CaCl2 में टूट गया, MgSO4 एक Mg+2 और सल्फेट आयन में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था ना, अभी एक सवाल करेंगे जिससे कोल-रॉश लॉ पूरी तरह क्लियर होगा। वो सवाल क्या है बच्चे? ये रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल है, कई बार पूछा गया है। एग्जाम्पल 3.8, लैम्डा नॉट एम फॉर NaCl, HCl एंड NaAC। आओ देखते हैं क्या क्या दे रखा है। लैम्डा नॉट एम दे रखा है बेटा NaCl के लिए, यानी ये वैल्यू हो जाएगी Na+ की प्लस लैम्डा नॉट एम वैल्यू Cl- की। अरे पेन चेंज कर लें, वाइट कर लें, कोई नहीं, भूल गए थोड़ा सा।
लैम्डा नॉट m हो जाएगा HCl के लिए, यहां करेंगे लैम्डा m ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा m ऑफ Cl माइनस, और NaAC लैम्डा m ऑफ Na प्लस लैम्डा m ऑफ AC। ये होगा बच्चों, मोलर कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो यही करना चाहिए। इन तीनों की वैल्यू दे रखी है। देखो मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स में ऐसे हम करते थे हेसिस लॉ टाइप, तो उसी चीज पे ले जा रहा हूँ हल्का सा। हेसिस लॉ नहीं है, हेसिस लॉ टाइप, यानी सारी रिएक्शन प्रोसीजर को लिखते हुए जो चाहिए उससे निकाल लो। इसमें कितना हो जाएगा बेटा 126.4, इसमें कितना है बेटा 425.9, और इसमें कितना है बेटा 91। मुझे निकालना क्या है, ये सब गिवन है। टू कैलकुलेट ये निकालना है फॉर HAC। अब ढूंढो H कहाँ है, यहां है। AC कहाँ है, यहां है। तो ये और ये मुझे चाहिए, इसको प्लस करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा। क्या नहीं चाहिए, ये Cl नहीं चाहिए, ये Na नहीं चाहिए, ये यहां दिए हुए हैं। तो इन दोनों रिएक्शन को प्लस करो, उसमें से ये माइनस कर दो। इन दोनों को प्लस करोगे तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, और इसको माइनस करोगे तो इस Na से ये Na कट जाएगा, इस Cl से ये Cl कट जाएगा, तो ये और ये प्लस में आ जाएंगे, इसका मिल जाएगा। यस और नो? तो इन दोनों की वैल्यू प्लस करो, इसको माइनस कर दो, ये मिल गया। कोई दिक्कत भाई? आसान किस्म की चीज, बिल्कुल बिल्कुल आसान। तो ये खोलरॉश लॉ ने फायदा दिखाया कि भाई ये लिमिटिंग यानी मैक्सिमम ये यहां तक ही पहुंच सकते हैं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं अभी तक जो पढ़ा है। हमने आज शुरू करी थी मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन से। मैंने बताया एक्यूरेट मेजरमेंट व्हीटस्टोन ब्रिज से होती है। वहां पर दो समस्याएं हैं। पहली समस्या है डीसी जो है वो जो कंपोजिशन है उसको चेंज कर देगा। दूसरी है सॉल्यूशन को कनेक्ट कैसे करोगे भाई व्हीटस्टोन ब्रिज से, जैसे एक मेटेलिक वायर को कनेक्ट कर देते हो, एक सॉलिड उसको कनेक्ट कर देते हो, इसे कैसे करोगे? तो बड़ा आसान है जी, डीसी की जगह एसी यूज कर लो भाई साहब। और दूसरा एक बहुत बढ़िया वेसल बना लो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं उसे। उसके बाद फिर ये रेजिस्टेंस वाली कहानी आई, कंडक्टेंस वाली। फिर मैंने इस पर एग्जाम्पल आपको कराए, रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी वाले दो एग्जाम्पल हमने करे। उसके बाद वेरिएशन ऑफ कप्पा एंड मतलब कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन आया। बच्चों के दिमाग में एक समस्या रहती है भाई, एनसीईआरटी ये भी लिख रहा है कि कंसंट्रेशन कम करने से कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों कम हो जाएंगे, और फिर लिख रहा है कि कंसंट्रेशन को कम करने से बढ़ जाती है। देखो भाई दोनों बातें होती हैं। अगर कंसंट्रेशन कम, देखो हर चीज का फायदा तो नुकसान है ना यार। अगर मैं कंसंट्रेशन कम करता हूं तो नंबर ऑफ आयंस जो है वो कम हो जाते हैं, लेकिन डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन कम हुई तो डाइल्यूशन बढ़ गई। तो डाइल्यूशन बढ़ने से वो जो पर यूनिट अगर हम बात करें तो उसके जो आयंस हैं बढ़ने के, वॉल्यूम बढ़ गया ना, तो ओवरऑल सम जो है वो बढ़ जाता है अपना डाइल्यूशन से। ओवरऑल सम जो बढ़ रहा है वो इंडिविजुअल लेवल पे कम होने से जो कम हो रहा था, यानी जो कम हो रहा था बढ़ाने वाले ने उसको जो बढ़ाया तो इसे भी कंपनसेट कर दिया। तो इफेक्टिवली अगर हम देखें तो डाइल्यूशन से हमारी मोलर कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, और वही हमने एक एग्जाम्पल से काफ़ी चीज़ों समझने की कोशिश करी। वीक स्टूडेंट के लिए सिलेबस बढ़ाओगे तो उसकी कनेक्टिविटी यानी पढ़ने की क्षमता और कम हो जाएगी, बट अगर सिलेबस कम करोगे तो उसकी पढ़ने की क्षमता बढ़ सकती है। ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर वो चीज़ आ गई बेटा। तो इसको आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो ये एकदम से बढ़ रही है। स्ट्रॉन्ग के केस में डाइल्यूशन बढ़ाने से बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा ना, वो पहले ही टूटा हुआ है भाई साहब, वो तो पहले ही पूरा पड़ता है, कोई दिक्कत ही नहीं। वीक के लिए बड़ा फर्क पड़ जाएगा। आगे देखिए, फिर नंबर ऑफ आयंस वाली कॉन्सेप्ट मैंने फिर से समझाया जो एनसीईआरटी में मैंने पहले भी समझाया था। ये
फिर मैंने यहाँ ये समझाया आपको कि किस तरीके से कंसंट्रेशन कम करने से, मान लो अगर 2 यूनिट कम हो रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ाने से वो 3 यूनिट बढ़ रहा है, तो नेट इफेक्ट क्या हो गया, 1 से बढ़ रहा है, इसलिए वो बोला है। फिर कोलबर्ग लॉ समझाया मैंने कि एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन आप कंडक्टिविटीज को, मोलर कंडक्टिविटीज को प्लस और माइनस की प्लस कर देंगे तो टोटल आ जाएगी। और फिर मैंने समझाया कि इनको टेबल और फॉर्म में देंगे, और ये चीज़। फिर ये क्वेश्चन कोलबर्ग लॉ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने बिल्कुल, आपको देखा जाए तो जैसे हम हेसिस लॉ में करते थे बेटा, वैसे ही हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हेसिस लॉ और भी लगाएंगे, डेल्टा जी से निकालने वाला ई नॉट का। तो जैसे जैसे हमने देखा कि जो हमें चाहिए था उसको हमने देखा, जो गिवन था उसमें से। अगला सवाल है, और ये मैंने आपको पहली क्लास में समझाया भी था। देखो मैंने आपसे क्या बोला कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर अल्फा का भी इंटरेक्शन होता है। अब ये अल्फा क्या होता है बच्चे? अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना तोड़ पाते हो। अब जैसे आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई की मस्ती से कर रहे हो, और जैसा मैं बताता जा रहा हूं करते जाओगे, तो लेट्स से 98 आउट ऑफ 100 मार्क्स आप केमिस्ट्री में ले आए, तो आपने पूरे 100 वाले पेज में से 98% डिसोसिएट कर दिया, तो आपका अल्फा कितना हो गया? कितने नंबर आप ले पाए? 98। मैक्सिमम कितने थे? 100। तो मैक्सिमम में से आप 98 फोड़ पाए पेपर को, तो ये आपका अल्फा है कि अभी यहां तक डिसोसिएट कर लिया है। इसी कॉन्सेप्ट पे अगर हम अल्फा को देखें तो लैम्डा एम, मेरे बच्चे ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ना, और ये प्रेजेंट जहां तक पहुंच पाए हो, तो ये अल्फा हो जाएगा। सिंपल तरीके से सोचो, कॉमन सेंस, फॉरगेट अबाउट कॉमन सेंस भी, कॉमन सेंस, सीधी सी बात है यार, है ही कितना बड़ा मुसीबत। और एक बार ये आ जाए तो k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, विच इज समवॉट इक्वल टू अंडर वेरी डाइल्यूट कंडीशन सी अल्फा स्क्वायर। अब बच्चे ये हमने कैसे निकाला था? हमने ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ लगाया था, आप पहली क्लास में देख भी सकते हैं, इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट था। अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं 3.9। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल पर लीटर एसिडिक एसिड। भाई साहब ये इन्होंने कंसंट्रेशन तो ऐसी दे दी है कि बस अब क्या बताएं। तो मोलैरिटी दे रखी है हमें 0.001028 मोलर है ये, और कंडक्टिविटी भाई ने दे रखी है इसकी 4.95 इंटू 10 की पावर -5 साइमन पर सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड आउट, ये कंडक्टिविटी है, डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें निकालना है, ये टू कैलकुलेट है, ये गिवन है। ठीक है बच्चे, और गिवन और क्या है, लैम्डा नॉट एम भी दिया हुआ है मुझे इसका, वो कितना दिया है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो कुछ नहीं है भाई, के निकालना है। फॉर्मूला यूज जो मेन होना है वो के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होना है। अब अल्फा कहां से लाएंगे? तो एक फॉर्मूला ये यूज हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। अब लैम्डा नॉट एम तो ये रहा, लैम्डा एम कहां से लाएंगे, वो भी यूज कर लेंगे फॉर्मूला, तो एक फॉर्मूला ये भी यूज होगा। बस 3 फॉर्मूला यूज होने। पहले क्या करो, तुम्हें कंडक्टिविटी दे रखी है, तो कंडक्टिविटी हमें कितनी दे रखी है, बार बार पेज पलटना पड़ेगा मुझे, इसी में देख लूँ मैं तो। फिर तो कप्पा है हमारे 4.95 10 की पावर -5। तो पहले निकालेंगे मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी से निकालेंगे आपका अल्फा,
क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज अल्फा, और फिर के वाले फॉर्मूला लगा देंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी कैसा है कि बेटा कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। कप्पा कितना है 4.95 इंटू 10 की पावर -5 इंटू लगा लेंगे 1000, और मोलैरिटी कितनी है बेटा 0.001028। सॉल्व करेंगे, इससे हमें लैम्डा एम मिलेगा। फिर अल्फा निकालेंगे, वो कितनी दे रखी है 390.5, इस वैल्यू को यहां लगाएंगे, और फाइनली सी क्या है, खत्म। तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। इसके बाद बेटा फिर आ रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के विषय में क्या चीज है जरा वो समझना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था, यहां भी 2 इलेक्ट्रोड हैं, और अब ये सेम कंपार्टमेंट में आ गई हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल में अलग अलग कंपार्टमेंट में थी। अब जिस पे कैटायन बढ़ेंगे वो कैथोड। अब यहां फर्क आ गया, वहां पर एनोड नेगेटिव थी और यहां पर एनोड पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों? जिस पे एनायन बढ़ेंगे वो एनोड। तो ये लिख लो, जिस पे कैटायन बढ़ेंगे, कैटायन जाएंगे वो कैथोड। तो जिस पे कैटायन जाएंगे वो कैथोड हो गई बेटा, और जिस पे एनायन जाएंगे वो एनोड हो गई। कहानी खत्म, बहुत सिंपल। तो एनोड पे जाते हैं एनायन, तो एनोड क्या हो गया बेटा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इस केस में। अब और कैथोड पे जाते हैं कैटायन, तो कैथोड क्या हो गया बेटा नेगेटिव इलेक्ट्रोड इस केस में। अब ये देखो रिवर्स हो गई पोलैरिटी जो हमने अभी तक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ी थी। ऐसा क्यों हुआ बता सकते हो भाई? अरे सर, हमने रिवर्सिबल सेल में पढ़ा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉरवर्ड है तो इलेक्ट्रोलाइटिक बैकवर्ड है, तो ये तो होना लाजमी सी बात थी। चलो बहुत बढ़िया, ज्ञानी बच्चे हो भाई सारे। अब फैराडे के 2 लॉ यहां पर समझाए थे मैंने आपको, जितना चार्ज बढ़ाओगे उतना मास डिपॉजिट चला जाएगा, यानी चार्ज और मास पे यहां पर डिपोजिशन के ऊपर एक मैंने आपको समझाया था। तो फर्स्ट लॉ क्या था भैया, m इज इक्वल टू जेड आई टी, वेयर z is what, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। और एक चीज ध्यान रखो, सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ से ही आया था। अगर 2 बैटरीज में, 2 हमने जो सेल कनेक्ट कर दिए हैं, उन सेल के अंदर, एक बैटरी में तो खैर हम काफी सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कनेक्ट करते हैं, तो अगर 2 सेल कनेक्ट कर दी हैं, उसमें सेम टाइम पीरियड के लिए सेम करंट पास करोगे, तो उनके मास डिपोजिशन का जो रेशो होगा वो उनके इक्विवेलेंट मास के रेशो के बराबर होगा। कोई दिक्कत भाई? वो तो मैंने बताया भी था कि सेम करंट सेम टाइम के लिए करोगे तो m1 अपॉन m2 z1 अपॉन z2, और वो इसी बात पे निकल के आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब एग्जाम्पल है जी 3.10, इसको भी निपटा लेते हैं। A solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 एम्पियर। तो गिवन क्या क्या है बेटा? सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है, उसको 10 मिनट के लिए इलेक्ट्रोलाइज कर दिया है, तो टाइम कितना हो गया 10 मिनट। टाइम हो गया है 10 मिनट। चलिए बहुत बढ़िया, विद ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। बहुत ही बढ़िया भाई साहब। बच्चे ये देखो, अरे सबसे पहले देखना होता है गिवन क्या है, फिर देखना होता है निकालना क्या है। अगर ये 2 बातें जिंदगी में क्लियर हैं तो सब कुछ कर लेते हो। कहां हो और कहां पहुंचना है, ब्रिज तो बना ही लोगे। बार बार कह रहा हूं इस बात को। तो गिवन पहले लिखेंगे, उसके बाद व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट द कैथोड। हेडिंग लगाओ टू कैलकुलेट
मास निकालना है मेरे बच्चे। फॉर्मूला यूज क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू ZIT। दिस इज योर फॉर्मूला यूज। अब सब कुछ तो दे रखा है भाई ने, टाइम 10 मिनट्स है तो सेकंड में निकालने के लिए इंटू 60 कर दो, करंट दे ही रखा है। Z कैसे निकालेंगे, कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर का जो मास होता है वो कितना होता है बेटा, 63। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं, Z निकालते हुए वो पूरे कॉपर सल्फेट का मास ले लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों भैया, क्या पूरा कॉपर सल्फेट डिपॉजिट हो रहा है? अरे जब शादी राजू की हो रही है तो पूरे गांव को थोड़ी आप दूल्हा बना दोगे, है ना? तो वही चीज है। तो कॉपर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और कॉपर ही तो जाएगा मेरे भाई, तो इक्विवेलेंट मास भी तो कॉपर का ही लिया जाएगा मेरे भाई। तो कॉपर का 63/2, तो 63/2 कितना हुआ, 31.5। तो 31.5 अपॉन 96500, इसको यहाँ लगाओ, करंट दिया है, टाइम दिया है, निकल गया, m निकल गया। अब बचे यहां से, अब हमारे पास एक लास्ट सेक्शन रह गया, प्राइमरी बैटरी वाला, कोरोजन वाला। ये मैं उम्मीद, और प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसके विषय में भी हम जानकारी लेंगे, एक और क्लास लगेगी इसके ऊपर। आशा करता हूं आज जो बताया है वो सब क्लियर होगा। इस वाले टॉपिक में जो कंफ्यूजन थी वो भी क्लियर हो गई होगी कि क्यों उसने बोला कंपनसेटरी दोनों होता है, और इलेक्ट्रोलिसिस वाला ही बात मैंने समझा दी है। तो आई होप पूरी तरह से क्लियर हो गया मामला। अब खाली सेल की बात रह गई है। वैसे सेल आप एक बार एनसीईआरटी से पढ़ भी लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। एनसीईआरटी से ही पढ़ने हैं, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी में एक बार मतलब उसे रिचार्ज नहीं कर सकते, तो प्राइमरी बैटरी कैसे होगा, उसको रिवर्सिबल नहीं कर सकते। सेकेंडरी बैटरी इन्वर्टर होता है, आपके लेड स्टोरेज बैटरी जो घरों में लगी होती है इन्वर्टर लाइट जाने पे, तो वो सेकेंडरी लेड स्टोरेज बैटरी, उसकी दोनों रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखी हैं, जो डिस्चार्ज और चार्ज दोनों वाली। और फाइनली कोरोजन, जंग लगना, कैसे वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अब ये थोड़ी थ्योरी है, आधे आधे घंटे के अंदर इसको हम निपटा देंगे प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के साथ। एक बार आप पढ़ भी लें तो अच्छा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वो भी नहीं है, याद तो करना ही पड़ेगा। आई होप जो है सारा समझा दिया, मोस्टली चैप्टर खत्म हो रहा है। कल शाम को प्रॉब्लम लेके बैठेंगे इसकी, और डीपीपी मैंने आपको 3 दी हैं, और एक मैं आज और दे दूंगा, तो 4 डीपीपी कल आपको उसका सॉल्यूशन वीडियो भी संडे को लाइव हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आई होप सारे कंफ्यूजन दूर, मैंने खुद आपको डाइव लिया कंफ्यूजन के अंदर, आपके साथ जाता हूं मैं कि कहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे आप हो जाएंगे। मैं भी होके दिखाऊंगा कि भाई देखो ऐसे बच्चे कितने हैं, फिर उसको निकालूंगा रूट से। आई एम विद यू, हाथ पकड़ के चल रहा हूं, साथ दो। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से। नमस्कार, टेक केयर।